वंदे मातरम रिपोर्टर लाइव में आपका स्वागत है। देश से लेकर दुनिया तक राजनीति के गलियारों की खबर, हर उस बड़ी खबर पर हमारी पैनी नजर है। हमारे इस खास कार्यक्रम में शहर शहर से रिपोर्टर जुड़ेंगे जिनसे हम बड़ी खबरों पर अपडेट लेंगे। चंडीगढ़ से हमारी संवाददाता ईशा ठाकुर हमारे साथ जुड़ गई हैं, उनसे ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। ईशा, क्या कुछ खास खबरें हैं आज चंडीगढ़ से? देखिए, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्री गुरु रविदास जयंती पर पंजाब दौरे पर रहेंगे और 1 फरवरी को श्री गुरुदास रवि जयंती मनाई जा रही है। विश्व भर में इस जयंती को मनाया जाएगा, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से जालंधर पहुंचेंगे, इस दौरे को बहुत ही ज़्यादा अहम माना जा रहा है, क्योंकि 2027 में पंजाब विधानसभा चुनाव भी होने हैं। उससे पहले ऐसी समुदाय को साधने की कोशिश यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की जाएगी और यही वजह है कि प्रधानमंत्री पंजाब पहुंच रहे हैं और उसकी तैयारियां जोरों से यहां पर चल रही हैं। अगर हम बात करें श्री गुरु रविदास की, जिस तरीके से 1 फरवरी को पूरे विश्व में ये जयंती मनाई जानी है और उनकी जन्मस्थली वाराणसी की अगर बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले वाराणसी पहुंचेंगे, वहां से जालंधर में डेरा सचखंड बल्ला वो पहुंचेंगे। वहां पर डेरे के प्रमुख निरंजन दास जी से उनकी मुलाकात होगी और निरंजन दास जी की अगर बात करें वो वाराणसी पहुंच चुके हैं और 1 फरवरी को जिस तरीके से रविवार को भव्य तरीके से इस जयंती को मनाया जाना है, तो वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही निरंजन दास जो कि डेरे के प्रमुख हैं, वो पंजाब के जालंधर यहाँ पर पहुंचेंगे और यहाँ पर जो डेरा अनुयायी हैं उनके साथ मुलाकात भी की जाएगी। अगर हम पंजाब की बात करें तो यहाँ पर देखिए 32% ऐसी समुदाय रहते हैं जिसमें सबसे ज़्यादा संख्या जो है रविदासीय समुदाय की है और यही वजह है कि हर एक जो पार्टी है वो कहीं ना कहीं साधने की यहाँ पर कोशिश कर रही है जो रविदास समुदाय है उन्हें। और यहाँ पर जिस तरीके से गणतंत्र दिवस से ठीक पूर्व गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर जिस तरीके से पद्म पुरस्कारों का ऐलान किया गया, उसमें पद्मश्री पुरस्कार से नवाजने का जो ऐलान किया गया राष्ट्रपति की तरफ से, उसमें एक नाम शामिल था निरंजन दास, जो कि डेरा सचखंड बला के प्रमुख हैं और बड़ा नाम उन्हें माना जाता है। और उन्हीं के उन्होंने जिस तरीके से पिछले साल दिसंबर में प्रधानमंत्री से मुलाकात की थी और उन्हें एक न्योता दिया था कि 1 फरवरी को वो जालंधर में पहुंचे और गुरु रविदास जयंती के मौके पर वो डेरे में शिरकत करें और ऐसे में उनको पद्मश्री से नवाजा जाना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पंजाब में आना, सभी को इससे जोड़कर देखा जा रहा है कि पंजाब विधानसभा चुनाव जो कि 2027 के साल के प्रथम में होने हैं, ऐसे में बीजेपी चाहती है कि हिंदू वोटरों को साधने के साथ साथ ऐसी वोटरों को भी साधा जाए। जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे का ऐलान किया गया और साथ ही पद्मश्री पुरस्कारों का ऐलान हुआ, वैसे ही देखिए राजनीति भी अपनी चरम पर यहाँ पर पहुंच चुकी है। एक तरफ प्रधानमंत्री यहाँ पहुंच रहे हैं तो दूसरी तरफ पंजाब सरकार की तरफ से बीते कल ऐलान कर दिया गया कि उनकी तरफ से 9 एकड़ जो जमीन है वो जालंधर में आवंटित कर दी गई है। उसमें श्री गुरु रविदास बाणी अध्ययन केंद्र बनाया जाएगा और श्री गुरु रविदास की तरफ से जो भी संदेश दिए गए थे समानता को लेकर, उनके विचार को युवाओं के सामने रखने का काम इस केंद्र के जरिए किया जाएगा। और 1 साल तक पंजाब सरकार कह रही है कि हम समागम बनाएंगे, यानी कि धार्मिक जो कार्यक्रम हैं उन्हें आयोजित किया जाएगा श्री गुरु रविदास जयंती के नाम पर। दूसरी तरफ अगर हम कांग्रेस की भी बात कर लें तो चरणजीत सिंह चन्नी जो कि पूर्व में पंजाब के मुख्यमंत्री रहे हैं और हमने देखा था 2022 में जिस तरीके से मुख्यमंत्री का चेहरा उन्हें घोषित किया गया, उससे पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह को मुख्यमंत्री रहते हुए हटाया गया और चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बनाया गया। और इसके पीछे भी कांग्रेस चाहती थी कि जो एससी समुदाय है, रविदासीय जो समुदाय हैं, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा आकर्षित किया जाए और उनके वोटों को खींचा जाए। और यही वजह है कि चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की जगह पर बनाया गया और मुख्यमंत्री का चेहरा भी 2022 के विधानसभा चुनाव में घोषित किया गया। और चरणजीत सिंह चन्नी अब एक मांग कर रहे हैं कि 1 फरवरी को केंद्रीय बजट जिस तरीके से पेश होना है, उनका कहना है कि 1 फरवरी को तो गुरु रविदास जयंती है, ऐसे में बजट पेश ना हो और इस दिन छुट्टी का ऐलान किया जाए, क्योंकि जो रविदास समुदाय से संबंधित जितने भी सांसद हैं उन्हें संसद आना पड़ेगा और ऐसे में वो जयंती भव्य तरीके से नहीं मना पाएंगे और इसकी उन्होंने अपील की है कि 1 फरवरी को छुट्टी का ऐलान किया जाए। दूसरी तरफ अगर हम भगवंत मान की बात करें जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, उनकी तरफ से तो ये मांग उठा दी गई है कि प्रधानमंत्री 1 तारीख को जालंधर पहुंच रहे हैं, तो ऐसे में जब वो जालंधर के आदमपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे तो वहां पर ऐलान कर दे कि आदमपुर
एयरपोर्ट का नाम गुरु रविदास के ऊपर हो। तो ये तमाम देखिए जो मांगे यहाँ पर श्री गुरु रविदास जयंती को लेकर जो तमाम पार्टियां कर रही है, प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंच रहे हैं, तमाम सभी जो पार्टियां हैं, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, जो एससी समुदाय हैं उन्हें साधने की कोशिश यहाँ पर कर रही है, क्योंकि 32% एससी समुदाय इस वक्त पंजाब में है और माना जाता है कि द्वाबा जो बेल्ट है उसमें दबदबा एससी समुदाय का है। और यही वजह है कि भव्य तरीके से इस बार श्री गुरु रविदास जयंती जो कि 1 फरवरी को मनाई जाएगी उसे बनाने का फैसला यहाँ पर किया गया है। दूसरी तरफ देखिए जिस तरीके से पवन देव सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रयागराज से हमारे संवाददाता, इसके अलावा उपेंद्र सिंह राणा देहरादून से हमारे संवाददाता, ये दोनों भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले पवन देव, आपके पास आते हुए क्या कुछ खास खबरें हैं आज प्रयागराज से? प्रयागराज में माघी पूर्णिमा का स्नान पर्व जो है 1 फरवरी को है। ऐसे में यहाँ प्रयागराज में जो घाट है उन घाटों को दुरुस्त किया जा रहा है। 24 घाट इस बार जो है अच्छे ढंग से बनाए जा रहे हैं, क्योंकि माघी पूर्णिमा ये कल्पवासियों का यहाँ से विदाई भी हो जाएगी। तो मेला जो है यहाँ समझिए कि ये इसे अंतिम स्नान इसे माना जा रहा है। ऐसे में प्रशासन जो है इस अंतिम स्नान को लेकर के घाटों की साफ सफाई से लेकर के जो घाट पे पुआल है उन्हें लगाने की पूरी व्यवस्था यहाँ पर की जा रही है। और जो रास्ते हैं जो वापसी होगी, ऐसे में किसी श्रद्धालु को कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए भी वन वे जो है मार्ग होंगे और कल से जो है मार्ग जो है वन वे हो जाएंगे। वापसी के समय जो स्थानीय श्रद्धालु है, क्योंकि संडे का दिन रहेगा, रविवार, ऐसे में जो प्रयागराज के लोग हैं उनका भी मेले में आना रहेगा। तो क्राउड बढ़ने से जो है भीड़ और फिर जाम की स्थिति ना बने, इसके लिए प्रशासन ने यातायात को लेकर के अलग से एक डाइवर्जन बनाया है मेले का, जिससे जो श्रद्धालुओं को दिक्कत ना हो। क्योंकि जो कल्पवासी है जब वापसी करेंगे तो ऐसे में जाम की स्थिति बनेगी और जो श्रद्धालु स्नान के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं तो उन्हें कोई दिक्कत ना हो। तो इस तरह का वन वे मार्ग करके सभी लोगों को एक निजात दिलाने का काम भी किया जाएगा। जिस तरह से सतुआ बाबा शिविर में पंडित प्रदीप मिश्र जी की जो कथा है उसे सुनने के लिए लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो संगम के तटों पर सुनने के लिए पहुंच रहे हैं। स्नान करने के बाद लोग जो है उनकी कथा को भी सुनने के लिए पहुंच रहे हैं। तो ऐसे में साधु संतों का भी जो डेरा है वो कल्पवास से यहाँ से सब लोग जो है प्रस्थान करेंगे। तो मेला कहीं ना कहीं ये हल्का हो जाएगा और जो श्रद्धालु है दूर दराज से अन्य राज्यों से वो स्नान करने के लिए तो पहुंचेंगे ही, लेकिन जो शिवरात्रि तक प्रशासन ने जिस तरह सरकार ने जारी किया है तो शिवरात्रि तक व्यवस्थाएं रहेंगी। लेकिन जो मेला है, जो शिविर है, जो बड़े बड़े संतों के शिविर है वो यहाँ से हटने लगेंगे, क्योंकि इसे 5वां और अंतिम स्नान माना जा रहा है। लेकिन प्रशासन ने शिवरात्रि तक इसे रखा है। ऐसे में सुरक्षा की अगर बात करें तो जिस तरह की सुरक्षा मौनी महोत्सव में थी, बसंत पंचमी में देखने को मिली, वही सुरक्षा व्यवस्था यहाँ घाटों से लेकर पूरे यहाँ शहर के मार्गों तक जो है देखने को मिल रही है। रेलवे स्टेशन से जो श्रद्धालु उतरेंगे उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, उसके लिए जो संकेत बनाए गए उन संकेत के जरिए लोग स्नान घाटों तक पहुंचेंगे। गोल्फ कार्ट जो सर्विस है उसके जरिए भी लोग परेड ग्राउंड में अपने वाहन को जब खड़ा करेंगे तो यहाँ से वो संगम के स्थान के लिए पहुंच सकते हैं। जो 2 पहिया 4 पहिया वाहन है उनकी रोक रहेगी और ऐसे में गोल्फ कार्ट गाड़ियों का लोग सहारा लेके संगम के तटों पर पहुंचेंगे। महाकुंभ में जिस तरह से लोगों को पैदल चलना पड़ा था, सरकार ने इसको ध्यान में देखते हुए इस बार कोई श्रद्धालु ज्यादा पैदल न चले, इसके लिए इस तरह की व्यवस्थाएं देखने को मिल रही है। और जाम की स्थिति ना बने, क्योंकि कल्पवास के बाद जो है कल पूरा 1 तारीख को होगा, 44 दिन का होता है। तो ऐसे में जो बाहर से श्रद्धालु स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं, महाकुंभ में जिस तरह सरकार ने मेले का प्रचार प्रसार किया था और इस बार भी जो श्रद्धालु हैं वो मौनी महोत्सव के बाद से लगातार हर रोज जो है लोगों का यहाँ पे स्नान हो रहा है, चाहे रात का समय हो, दोपहर का समय हो, भोर का समय हो, जो जितने समय पहुंचता है वो स्नान करके फिर वो निकल जा रहा है। तो ऐसे में एक पर्यटन का जो क्षेत्र है ये यहाँ पे बन गया है। सरकार ने जो व्यवस्थाएं की, सड़कों का जो चौड़ीकरण हुआ, बिल्कुल पवन देव, अगर धार्मिक पर्यटन की बात करें तो उसमें यूपी बहुत आगे निकलता जा रहा है। अगर पूरे अभी तक के रिकॉर्ड की बात की जाए, किस तरीके से श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे हैं, हर दिन लाखों श्रद्धालु वहां पर पहुंचते हैं, जो अभी तक आंकड़ा निकलकर सामने आ रहा है वो कितने श्रद्धालु अब तक यहाँ पर पहुंच चुके हैं, इसको लेकर कोई जानकारी है? बिल्कुल, मकर संक्रांति पे पहले जो पौष पूर्णिमा का था उसमें 31 लाख लोगों ने स्नान किया था।
मकर संक्रांति पे 1.5 से 2 करोड़ लोगों ने स्नान किया था और मौनी महोत्सव पे 2.5 से 3 करोड़ का था अनुमान, लेकिन 4.5 करोड़ लोगों ने स्नान किया था और बसंत पंचमी पे 2 करोड़ का। तो अभी तक अगर अनुमान लगाया जाए तो प्रशासन के जो मेला प्राधिकरण के मुताबिक है तो 2 करोड़ के आसपास जो है अभी लोगों ने स्नान कर लिया है और अभी स्नान का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। हर रोज लाखों की संख्या में श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं, लेकिन जो मुख्य स्नान पर्व होते हैं ये 5वां और अंतिम स्नान इसे माना जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे कल्पवासी और श्रद्धालु साथ में स्नान करेंगे। तो इस स्नान में भी मान चला जा रहा है कि 1.5 से 2 करोड़ लोग स्नान करेंगे मुख्य स्नान पर्व वाले दिन। तो जिस तरह से प्रशासन ने अनुमान लगाया था 13 से 14 करोड़ लोगों का जो है अनुमान था। ठीक है तो पवन, आपके ऐसे पास में 15 लौटूंगी। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए उपेंद्र सिंह राणा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। उपेंद्र, क्या कुछ खास खबरें हैं आज उत्तराखंड से? देखिए, आज अगर बड़ी खबरों की अगर बात की जाए तो जिस तरीके से मंत्रियों के यात्रा भत्ता में 30,000 रुपये की बढ़ोतरी जो है वो सरकार की ओर से जो है वो की गई है और इस बार जो बजट सत्र आएगा उसमें जो है ये संशोधन जो है वो किया जाएगा। ऐसे में मुख्यमंत्री से लेकर राज्य मंत्री और जो मंत्री हैं उनके भत्तों में बढ़ोतरी जो है वो की जाएगी। पहले जिस तरीके से 60,000 रुपये प्रतिमाह यात्रा भत्ता जिस तरीके से जो रहता था उसमें 30,000 की बढ़ोतरी करने के बाद जो है वो अब 90,000 रुपये प्रतिमाह जो है वो यात्रा भत्ता की बढ़ोतरी जो है वो हो जाएगी, क्योंकि उत्तराखंड सरकार ने जिस तरीके से उत्तर प्रदेश 1997 के संशोधन नियमावली में जो है वो संशोधन जो है वो किया है और उसके बाद से इस पर जो है वो संशोधन करने के बाद जो है भत्ते को जो है वो बढ़ाया गया है। तो ऐसे में जिस तरीके से 1997 से जो उत्तर प्रदेश मंत्री भत्ता जो जिस तरीके से जो चल रहा था उसमें संशोधन अब किया गया है और अब 2026 में जो है नया संशोधन जो है वो लागू किया जाएगा और ऐसे में अब यात्रा भत्ता जो है वो 30,000 बढ़ने के बाद जो है 90,000 रुपये प्रति माह जो है वो किया जाएगा। ऐसे में मंत्रियों का भी ये मानना है कि काफ़ी सारे जिस तरीके से जो टूर्स राज्य के बाहर जिस तरीके से लगते थे, ऐसे में यात्रा भत्ता बढ़ने से जो है उसमें कहीं ना कहीं लगातार जो जिस तरीके से जो बाहरी राज्यों में या बाहरी प्रदेशों में जिस तरीके से जो आवाजाही होती है उससे जो है वो सहूलियत जो है वो मिलेगी। दूसरी बड़ी खबर की बात की जाए तो जिस तरीके से कांग्रेस अब 2027 के चुनावी मोड़ में पूरी तरीके से नजर आ रही है और ऐसे में दिल्ली में हुई बैठक के बाद से जिस तरीके से कांग्रेस पूरी तरीके से सक्रिय नजर आ रही है। कांग्रेस का ये कहना है कि 3 माह तक जो है अब प्रदेश सरकार के खिलाफ जो है वो लगातार प्रदर्शन और जो है किया जाएगा। कई जगहों पर धरना प्रदर्शन करते हुए जो है सरकार की जो नीतियों के विरोध में जो है लोगों को जो है वो बताया जाएगा। इन तमाम चीज़ों को लेकर जो है एक रणनीति जो है वो बनाई जा रही है, क्योंकि चुनावी साल है और ऐसे में देखा जाए तो कांग्रेस भी चाहती है कि इन चुनावी साल में पूरी तरीके से पूरे सक्रिय तौर पर जो है ज़मीनी मुद्दों को जो है वो उठाया जाए, सरकार की जो गलत नीतियां हैं उनको जनता के बीच पहुंचाया जाए। जिस तरीके से जो केंद्र सरकार ने जो मनरेगा का नाम बदलकर वीवीजी राम जी जिस तरीके से जो रखा गया है और उसमें जिस तरीके से 125 दिन का जो रोजगार और तमाम सारी जो चीज़ें सरकार की ओर से जो लगाई गई है उसके विरोध में भी जनपद स्तर से लेकर ब्लॉक स्तर पर जो है वो प्रदर्शन जो है वो कांग्रेस अब करेगी और जनता के बीच जाएगी कि क्या क्या खामियाँ जी राम जी में जिस तरीके से जो है और साथ ही साथ मनरेगा को आखिर क्यों खत्म किया गया, इन तमाम चीज़ों को जो है वो जनता के बीच रखने की कोशिश जो है वो करेगी और इसका भी विरोध जो है कांग्रेस करती हुई नजर आएगी। यानी कि ये साफ तौर पर ये देखा जा सकता है कि 2027 का विधानसभा चुनाव नज़दीक है। ऐसे में नए प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर जिस तरीके से गणेश गोदियाल ने कमान सौंपी है और इसके बाद तमाम जो कांग्रेस के लीडर्स हैं वो अब पूरी तौर पर सक्रिय नजर आ रही है। उनका ये मानना है कि इस बार 2027 के विधानसभा चुनाव में जो है कांग्रेस को बढ़त भी बनानी है, साथ ही साथ जीत कर जो है हासिल करनी है। तो ऐसे में पूरी तैयारी और पूरी रणनीति के साथ जो है इस बार कांग्रेस जो है वो 2027 का चुनाव लड़ेगी। तो ऐसे में सरकार के खिलाफ जो है वो लगातार जो है वो प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। ठीक है उपेंद्र, आपके पास लौटूंगी। उपेंद्र इस बीच बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को पहुंचाएंगे। तो बड़ी खबर इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं आगरा से राज चौहान। हत्याकांड से जुड़ी ये बड़ी खबर, हत्याकांड में शामिल हत्यारोपी के साथ पुलिस की मुठभेड़ 2 अलग अलग थाना क्षेत्रों में हुई।
पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ में 3 बदमाशों के पैर में लगी है गोली। घायल बदमाशों को अस्पताल में कराया गया है भर्ती। दोनों के पास से जिंदा कारतूस और तमंचा भी बरामद किया गया है। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आकाश, विष्णु, शिवांग गिरफ्तार हो गए हैं। 25-50 हजार का इनाम था घोषित। 2 दिनों में आगरा पुलिस का बदमाशों पर ताबड़तोड़ एक्शन। राज चौहान हत्याकांड में आगरा पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन। 2 दिनों में 5 मुठभेड़, 1 बदमाश मुठभेड़ में ढेर हो गया है। अब तक 5 गिरफ्तार हो गए हैं। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। 2 अलग अलग थाना क्षेत्रों में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हुई है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता आगरा से नरेश धागड़े हमारे साथ जुड़ गए हैं। नरेश, क्या अपडेट है, क्या जानकारी है इस खबर को लेकर? सोनिया, आपको बताते चले कि जिस तरीके से राज चौहान की गोली मारकर के जब हत्या की गई थी, तो उसके बाद कहीं ना कहीं आगरा पुलिस का जो एक्शन है वो शुरू हो चुका है। वहीं आपको बताते चले कि आज भी आगरा पुलिस की आगरा जनपद के अलग अलग थाना क्षेत्रों में मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ के दौरान 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी है। वहीं 1 बदमाश अन्य को भी गिरफ्तार किया गया। अगर कहा जाए तो आगरा जनपद में आज 2 थाना क्षेत्रों में जो मुठभेड़ हुई उसके दौरान पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। वहीं अगर बात की जाए तो जिस तरीके से जो पुलिस है वो लगातार कहीं ना कहीं जो अपराधियों की जो चेन है उसे तोड़ने का काम कर रही है। अगर बात करते हैं तो 2 दिनों के अंदर पुलिस ने 5 जगहों पर मुठभेड़ की है और इस मुठभेड़ में 1 बदमाश को मार गिराया है। वहीं जो 4 बदमाश है उन बदमाशों के पैर में गोली मार करके उन बदमाशों को गिरफ्तार किया है। वहीं आपको बताते चले कि 23 जनवरी को आगरा के एक होम स्टे होटल के अंदर एक राज चौहान की गोली मारकर की हत्या की गई थी। बताते चले कि ये 2 गैंगों के बीच में वर्चस्व की लड़ाई चल रही थी और उसी को लेकर के रंगबाजी हुई और 2 गैंग आमने सामने आए और राज चौहान जो था उसकी गोली मारकर के हत्या कर दी गई। इस पूरे मामले को लेकर के जो आगरा पुलिस है उसकी तरफ से तकरीबन 32 बदमाशों को चिन्हित किया गया है, जिसमें कई इनामिया बदमाश हैं, कई हिस्ट्री सीटरों को चिन्हित किया गया है। अब जो आगरा पुलिस की जो 9 टीमें लगाई गई हैं वो टीमें लगातार अलग अलग जनपदों में इन बदमाशों की तलाश करने में जुटी हुई है, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा था कि इन बदमाशों ने राज चौहान की गोली मारकर के आगरा की शांति व्यवस्था को बिगाड़ने का प्रयास किया था। लेकिन अब योगी की पुलिस का जो ताबड़तोड़ एक्शन देखने के लिए मिल रहा है, 1 बदमाश को मार गिराया गया, 4 बदमाशों को पैर में गोली मार करके पकड़ा गया है। तो इससे साफ जाहिर होता है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आने के बाद गुंडे माफिया बदमाशों को खत्म किया जा रहा है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं अगर कोई भी बदमाश गुंडागर्दी करेगा, रंगबाजी करेगा, तो फिर उन लोगों का अंजाम यही होगा जो राज हत्याकांड के मुख्य आरोपी अरबाज का हुआ है, जिसे एनकाउंटर के दौरान आगरा पुलिस ने मार गिराया है। बिल्कुल बिल्कुल नरेश, जिस तरीके से आपने कहा कि योगी सरकार जो भी बदमाशी करेगा या फिर कोई भी गुंडागर्दी करेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा, और यही इसका नतीजा है कि आज इतने सारे शातिर जो हत्यारोपी थे उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। इसमें कौन कौन लोग शामिल थे नरेश, और जो जिसने हत्या की थी, जो हथियार था वो क्या बरामद कर लिया गया है, और जो हत्यारोपी था वो भी पकड़ा गया है? इसमें क्या अन्य अभी और भी बचे हैं जिनकी तलाश पुलिस कर रही है? देखिए, बिल्कुल आपको बता चले कि शराब पार्टी के दौरान ये पूरा हत्याकांड हुआ था और इस हत्याकांड का जो मुख्य आरोपी था अरबाज, पुलिस ने उस आरोपी को गिरफ्तार किया था और जिस वेपन से राज चौहान की हत्या की गई थी उस वेपन जा रही थी, तो उसने पुलिस कर्मियों की पिस्टल छीन करके एक दरोगा और एक सिपाही को गोली मारी, जिसमें वो जख्मी हो गए। लेकिन जब पुलिस ने जवाबी फायरिंग करी तो उस फायरिंग में जो मुख्य आरोपी था अरबाज खान, उसे पुलिस की तरफ से मार गिराया गया है। वहीं पुलिस ने कल भी इस पूरे मामले में 2 अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार किया था, अरबाज खान को मार गिराया गया था, और आज भी पुलिस की तरफ से 3 आरोपियों को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसमें विष्णु शामिल है, शिवांग शामिल है, वहीं अन्य कई नाम भी आ रहे हैं जिनकी लगातार जो पुलिस है वो जांच करने में जुटी हुई है। और इस पूरे मामले को लेकर के आगरा पुलिस जो है वो अलर्ट है। 9 टीमें लगातार अलग अलग जनपदों में इन बदमाशों की तलाश में दबिश दे रही हैं, क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर के आगरा पुलिस ने 32 बदमाशों को चिन्हित किया है और ये जो बदमाशों के गैंग हैं ये वर्चस्व की
लड़ाई को लेकर के इन लोगों में काफी लंबे समय से रंजिश चल रही थी और उसी को लेकर के आगरा में रंगबाजी हुई और राज चौहान की हत्या कर दी गई, जिसके बाद अब आगरा पुलिस का बदमाशों पर ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। सोनिया, ठीक है। नरेश, आपके पास लौटूंगी। ईशा, आपके पास आते हुए। ईशा, देखिए, आप कह रही थी कि अब लगातार जिस तरीके से 2027 में विधानसभा चुनाव है, सभी पार्टियां सक्रिय नजर आ रही है, लेकिन अगर चंडीगढ़ मेयर चुनाव की मैं बात करूं तो वहां पर बीजेपी को बड़ी जीत हासिल हुई है। बिल्कुल, देखिए, पहले से ही जब नामांकन भरा गया था उस दिन ही बीजेपी की जो जीत है उसे तय माना जा रहा था। वो इसलिए क्योंकि अगर हम चंडीगढ़ नगर निगम की संख्या की बात करें तो यहाँ पर 35 पार्षद हैं और बीजेपी के पास सबसे ज़्यादा 18 पार्षद उस वक्त थे जब वो नामांकन भर रहे थे, क्योंकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने गठबंधन तोड़कर तीनों, चाहे मेयर की बात करें, सीनियर डिप्टी मेयर पद की बात करें और डिप्टी मेयर पद, इन तीनों पद पर अलग अलग नामांकन भरा था। और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ने भी, यहाँ तक कि आम आदमी पार्टी के एक पार्षद ने तो आजाद के तौर पर डिप्टी मेयर के लिए अलग से नामांकन भी भरा था। तो ऐसे में संभावना जताई जा रही थी, लेकिन बीजेपी को ये कयास था कि हो सकता है कि कांग्रेस और जो आम आदमी पार्टी है जब वोटिंग की प्रक्रिया शुरू होगी तो उस दौरान गठबंधन कर ले। और ऐसे में विनोद तावड़े को यहाँ पर जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं उन्हें चुनाव का पर्यवेक्षक बनाया गया था। और ऐसे में एक रणनीति बीजेपी ने भी तैयार कर ली थी। अगर दोनों पार्टी आपस में गठबंधन में भी आते हैं चुनाव के दिन तो बीजेपी किस तरीके से इस चुनाव को लड़ेगी, क्योंकि इस बार का जो चुनाव है वो बैलेट पेपर में ना होकर हाथ खड़े कर कर करवाए गए थे और ऐसे में कोई आशंका नहीं थी कि क्रॉस वोटिंग होगी। अगर क्रॉस वोटिंग होती तो ये पता चल जाता कि कौन सा जो पार्षद है वो किस खेमे में है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी जीत यहाँ पर दर्ज की है। 2026 के आखिर में नगर निगम चुनाव भी होने हैं चंडीगढ़ के और 2027 के शुरुआत में ही पंजाब विधानसभा चुनाव होने हैं। इन सबको देखते हुए देखिए ये माना जा रहा है कि इसका जो असर है वो आगामी चुनाव में भी पड़ेगा। लेकिन इन्हीं चुनावों को मद्देनजर रखते हुए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने अपना गठबंधन तोड़ा है। दोनों को लग रहा था कि अगर दोनों गठबंधन में जाएगी तो ऐसे में बीजेपी तो कहीं ना कहीं जीत लेगी मेयर पद और सीनियर डिप्टी मेयर पद और डिप्टी मेयर पद, लेकिन इसका जो खामियाजा है कहीं ना कहीं दोनों पार्टियों को उठाना पड़ेगा। और यही वजह है कि अपनी रणनीति को बनाते हुए दोनों पार्टियों ने अलग लड़ने का यहाँ पर निर्णय लिया है। निगम चुनाव है और ऐसे में चाहते नहीं है दोनों पार्टियां कि इकट्ठे लड़े। अगर इकट्ठे लड़ती तो दोनों पार्टियों को इसका नुकसान होता। और दूसरी तरफ 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर देखिए सभी देख रहे हैं कि किस तरीके से पंजाब में आम आदमी पार्टी कांग्रेस पर निशाना साधती है और कांग्रेस आम आदमी पार्टी पर लोगों में गलत मैसेज ना जाए, इसी के चलते दोनों पार्टियों ने अपनी राह अलग कर ली। लेकिन लोगों को भी एक मैसेज यहाँ पर पहुंचा है कि जिस तरीके से 2024 के लोकसभा चुनाव में दोनों पार्टियों ने चंडीगढ़ में मेयर चुनाव को लेकर भी गठबंधन किया, लोकसभा चुनाव को लेकर भी गठबंधन किया। गठबंधन के तहत सबसे ज्यादा फायदा यहाँ पर देखिए कांग्रेस उठा ले गई है। कांग्रेस के सांसद बने हैं मनीष तिवारी, यहाँ पर महज कम बहुत 2000 से अधिक वोटों से यहाँ पर जीते थे वो बीजेपी के उम्मीदवार संजय टंडन से। तो ऐसे में इसका फायदा जो गठबंधन भी हुआ है कांग्रेस को जरूर मिला है और यही वजह है कि आम आदमी पार्टी ने अब किनारा कांग्रेस के साथ कर लिया है। अब तैयारी 2027 पंजाब विधानसभा चुनाव के साथ साथ चंडीगढ़ में जो नगर निगम चुनाव होने हैं उसकी तैयारी भी यहाँ पर चल रही है और यही वजह है कि दोनों पार्टियों ने अपनी राह अलग कर ली है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपनी छवि को सुधारने में कहीं ना कहीं कायम हुई है। जिस तरीके से देखा गया था कि जब मेयर चुनाव यहाँ पर हुए थे, दो मेयर चुनाव से पहले की अगर बात करें 2024 की, किस तरीके से विश्व भर में चंडीगढ़ का नाम गूंजा था कि भारतीय जनता पार्टी ने धांधली के तहत यहाँ पर अपना मेयर बनाया है। यहाँ पर वोट काटे गए थे और मामला जो है सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद दोबारा से यहाँ पर चुनाव हुआ और मेयर आम आदमी पार्टी का बना। लेकिन यहाँ पर बीजेपी ये दिखाने में सफल हो गई कि उनके पास सबसे ज्यादा पार्षद हैं। भले ही चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी के पार्षद पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए, लेकिन अब सबसे ज्यादा अगर पार्षद किसी के पास बिल्कुल बिल्कुल चुनाव में बड़ी जीत बीजेपी ने हासिल कर ली है। लेकिन जो पंजाब में विधानसभा चुनाव होंगे उसमें बड़ी चुनौती बीजेपी के सामने है। उपेंद्र, आपके पास आते हुए देखिए, उपेंद्र 2027 में उत्तराखंड में भी चुनाव होने हैं, सभी पार्टियां अपनी तैयारी में जुटी है। कांग्रेस जो मुद्दे उखाड़ रही है उससे बड़ा अब सामना करना पड़ सकता है बीजेपी को, क्योंकि बीजेपी भी लगातार वो कोशिशें कर रही है कि जनता के बीच जाकर पकड़ बनाने की पूरी कोशिश कर रही है। लेकिन कांग्रेस भी मुद्दे एक के बाद एक उठाती जा रही है, चाहे वो अंकिता हत्याकांड का मुद्दा हो या फिर अन्य बेरोजगारी का मुद्दा हो, तमाम मुद्दे कांग्रेस रख रही है बीजेपी के सामने।
देखिए बिल्कुल, क्योंकि 2027 का विधानसभा चुनाव है और दोनों ही पार्टियां रणनीति बनाने में जो है वह जुटी हुई है। हालांकि भाजपा का तो हमेशा से ही ये देखा गया है कि एक चुनाव जीतने के बाद जो है दूसरे चुनाव में पूरी तरीके से जुट जाती है, और यही देखने को मिला कि मेयर के चुनाव खत्म हुए थे तो उसके बाद उपचुनाव की तैयारी में भाजपा जुटी हुई थी। उपचुनाव खत्म हुए तो उसके बाद से 2027 की रणनीति में जो है वो पूरी तरीके से जुट गई है। अभी जिस तरीके से भाजपा की ओर से जन जन की सरकार, जनता के द्वार कार्यक्रम जो है वो चलाए जा रहे हैं, ऐसे में वो अपनी तमाम सारी जो केंद्र और राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं उनको जनता के बीच रखने की कोशिश जो है वो कर रही है। इसको लेकर जो जिला प्रशासन से लेकर और जिस तरीके से भाजपा के तमाम जो मंत्री हैं, संगठन मंत्री हैं, तमाम संगठन के जो लोग हैं वो कार्यकर्ता तमाम सारे जो है जनता के बीच जाकर जो है चौपाल जो है वो लगा रहे हैं, और ऐसे में उनके पास जाकर केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को गिनाने का काम कर रही है। दूसरी ओर कांग्रेस भी पूरी तरीके से मुखर नजर आ रही है। वो भी अब राज्य सरकार की तमाम सारी जो योजनाएं हैं वो उसमें क्या क्या ऐसी नीतियां हैं जिनको जो जनता के विरुद्ध है, उन तमाम सारी नीतियों के विरुद्ध जो है वो प्रदर्शन जो है वो करेगी। उसको लेकर जिस तरीके से दिल्ली में बैठक हुई थी, कांग्रेस की जो प्रदेश प्रभारी थी कुमारी शैलजा, उन्होंने भी साफ तौर पर निर्देश दिए हैं कि इन 3 माह में जितनी भी जो गलत नीतियां सरकार की है, जिन नीतियों के विरोध में जो है वो जनता मुखर रहे, उन तमाम नीतियों को जो है जनता के बीच रखने की कोशिश जो है वो की जाए, और तमाम ब्लॉक स्तर से लेकर जिला स्तर और प्रदेश स्तर पर जो है प्रदर्शन जो है वो किए जाए, चौपाल जो है वो लगाए जाए और जनता के बीच जाने की कोशिश जो है वो की जाए। तो यानी कि साफ तौर पर ये कहा जा सकता है कि चुनावी साल है, चुनावी साल में कांग्रेस भी पूरी तरीके से रणनीति जो है वो बना रही है, क्योंकि नए प्रदेश अध्यक्ष वहां पर भी बने हुए हैं। तमाम जो बड़े लीडर्स हैं उनको जिस तरीके से जिम्मेदारी दी गई है, हरक सिंह रावत से लेकर प्रीतम सिंह पर जिस तरीके से जो है भी जिस पर कांग्रेस ने दाव खेला था, और ऐसे में इन तमाम बड़े लीडर्स जिस तरीके से जो है वो प्रदर्शन करेंगे, वहां पर जनता के बीच जाकर जो है पूरी तरीके से मुखर नजर आ रही है। यानी कि 2027 का जो विधानसभा चुनाव होगा वो काफी दिलचस्प जो है वो नजर आने वाला है। भाजपा एक तरफ जनता की सरकार, 2027 का चुनाव अपने आप में दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि दोनों पार्टियां ही एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही हैं। लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस जिन मुद्दों को उठा रही है, क्या वो आम जनता को समझ में आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इन तमाम जानकारी को हमारे साथ साझा करने के लिए। फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का।